क्वेश्चन नंबर 32 में जो प्रश्न पूछा गया है इसका संबंध भूजैव रासायनिक चक्र से है। यानी हमें जियो बायोकेमिकल साइकिल से संबंधित स्टेटमेंट को देखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। अब जैसे इस टर्म की बात है तो आप यह जानते होंगे कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय के मध्य पदार्थों का ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी जब हम भू और जैव दो वर्ड को शामिल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जियो में हम स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों को सम्मिलित करते हैं और जैव में हम जैविक समुदाय के अन्य जैविक समुदाय के सभी घटकों को इसमें सम्मिलित करते हैं। और साथ में क्या है, रासायनिक चक्र। तो अगर केमिकल मैटर रासायनिक पदार्थ की बात हो तो रासायनिक पदार्थ ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही अवस्था में रह सकते हैं। अब इसे ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टेटमेंट को समझें तो पहला स्टेटमेंट है वर्षा द्वारा वातावरण में मुक्त फास्फोरस की मात्रा नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए कि वर्षा द्वारा जो वातावरण के गैस पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं यानी स्थल मंडल या जल मंडल की ओर आते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल के रूप में वर्षा होती है। और प्रकृति में सामान्य रूप से जब बारिश होती है तो वर्षा के जल कार्बनिक अम्ल के रूप में सतह पर आते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वर्षा के जल जो है वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं। और उसके पीछे कारण वर्षा के जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया है। वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, यानी जब इनकी मात्रा औसत से अधिक हो जाती है, बाह्य स्रोतों से प्राकृतिक स्रोत के साथ साथ प्रदूषकों के रूप में अगर जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग करते हैं और उनका उपयोग करने से यदि वायुमंडल में जो प्रदूषक या गैस जाते हैं उनमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जब ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वर्षा के जल जो है सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल के रूप में आते हैं। और जब इस प्रकार से वर्षा होती है तो उसे हम कहते हैं कि वर्षा की अम्लीयता बढ़ गई है। और अम्लीय वर्षा को आज के समय एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब वर्षा की अम्लीयता बढ़ती है तो इससे स्थल मंडल और जल मंडल के जैविक घटकों पर या उनकी अन्य विशेषताओं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर आप यह जानते रहेंगे तो कह सकते हैं कि वर्षा द्वारा वातावरण में मुक्त फास्फोरस की मात्रा नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है। तो सीधी सी बात है, मुक्त फास्फोरस तो वर्षा के जल के साथ या वर्षा के माध्यम से इस भूजैव रासायनिक चक्र में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बल्कि इसकी जगह जो भूजैव रासायनिक चक्र में फास्फोरस भाग लेते हैं, अगर उन्हें आप समझना चाहें तो कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होने वाले फास्फोरस को रॉक फॉस्फेट कहते हैं, रॉक फॉस्फेट या रॉक फॉस्फोरस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जल में अघुलनशील होते हैं, ये पानी में घुल नहीं पाते। और ये मुख्य रूप से जो रॉक फॉस्फेट होते हैं उनकी प्राप्ति चूना पत्थर और मड स्टोन जैसे अवसादी चट्टान से होती है, रॉक फॉस्फेट की प्राप्ति। और कहीं ना कहीं थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया इसी रॉक फॉस्फेट को जो अघुलनशील होते हैं इसे घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं, घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैसे सूक्ष्म जीव
जो रॉक फॉस्फेट को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम जैव उर्वरक के रूप में देखते हैं, क्योंकि वनस्पति या किसी भी फसल के द्वारा फास्फोरस को जल के साथ यानी घुलनशील अवस्था में अवशोषित किया जाता है। तो जब तक मिट्टी में फास्फोरस अघुलनशील से घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित नहीं होता है तब तक वो भूजैव रासायनिक चक्र का घटक नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जहाँ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा रॉक फॉस्फेट को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि यह मृदा की उत्पादकता या उर्वरता को बढ़ा देता है और यही फास्फोरस भूजैव रासायनिक चक्र में भाग लेता है। वहीं पर इस रॉक फॉस्फेट को कृत्रिम विधि के द्वारा अकार्बनिक फास्फोरस में परिवर्तित किया जाता है उद्योगों में, और यह अकार्बनिक फास्फोरस जल में घुलनशील होता है। यानी आप कह सकते हैं कि भूजैव रासायनिक चक्र की प्रक्रिया में जो फास्फोरस भाग लेते हैं उनका घुलनशील अवस्था में होना आवश्यक है, और जो फास्फोरस की प्राप्ति होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो कार्बनिक पदार्थ से जो प्राप्ति होती है उसे रॉक फॉस्फेट कहते हैं, और उसे घुलनशील बनाने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या इसी रॉक फॉस्फेट का उपयोग करके उद्योगों में रासायनिक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है, और उस प्रकार के फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर जो होते हैं, फास्फोरस से संबंधित रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको एक साथ कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट के द्वारा आप कई चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे वर्षा के जल के साथ कार्बनिक अम्ल जब सतह पर आते हैं तो उसे हम कहते हैं कि कार्बनिक अम्ल के रूप में वर्षा हो रही है। जब सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ सतह पर आते हैं तो कहते हैं वर्षा की अम्लीयता बढ़ गई, अम्लीय वर्षा हो रही है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल से वर्षा के जल के साथ जो गैस सतह की ओर आते हैं और भूजैव रासायनिक चक्र में भाग ले सकते हैं उनमें फास्फोरस कहीं नहीं है, बल्कि फास्फोरस की प्राप्ति रॉक फॉस्फेट या उद्योगों से प्राप्त होने वाले अकार्बनिक फास्फोरस से होती है। भूजैव रासायनिक चक्र में फास्फोरस को भाग लेने के लिए घुलनशील अवस्था में होना आवश्यक है। इसमें जैव उर्वरक की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। ठीक है, अब वापस अगर हम क्वेश्चन पर आते हैं तो दूसरा है, अवसादी चट्टानों में पाई जाने वाली, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस दीर्घकालीन कार्बन चक्र से संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ यानी वनस्पति और जीवों के अवशेष जब परतों के बीच में जमा होते हैं तो परतदार चट्टान में जो है जीवाश्म के भंडार अधिक हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है इससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो गैस है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इस गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को पादप समुदाय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। इसी कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी बनता है, इसी कार्बनिक पदार्थ का अगर संचयन यानी एक्युमुलेशन अवसादों के साथ परतों में होता है और लंबे समय तक, दीर्घकालीन अवधि तक, लंबे समय तक कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है तो उससे फॉसिल्स, जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भूजैव रासायनिक चक्र की अभिक्रिया में
जो प्राकृतिक गैस लंबे समय तक सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ रहते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और यह प्राकृतिक गैस भूजैव रासायनिक चक्र में कैसे शामिल होते हैं? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये लंबे समय तक औषधि चट्टान के साथ किस रूप में रहते हैं? तो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। और फाइनली ये किस में चेंज कर जाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट देखकर वापस से अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 2, पहला गलत। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए भूजैव रासायनिक चक्र का ये डायग्राम है कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ प्रवेश कर रहा है? इकोसिस्टम में। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वहीं कहीं ना कहीं मिट्टी में जो अपघटक है वो कार्बनिक पदार्थ या अन्य अपघटक कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करते हैं और ये वापस जल के साथ, यानी जैसे जल के साथ घुले हुए फॉस्फोरस का उपयोग पादप करते हैं। फिर इसका उपयोग करने के साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है और फिर जो वायुमंडल में निष्कासन होता है फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो रहा है। तो ये भूजैव रासायनिक चक्र में वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, इधर जल मंडल भी है। तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और साथ में जैविक समुदाय भी है, वनस्पति, जीव जंतु, इन सब के बीच जो पदार्थ का चक्रीय प्रवाह हो रहा है उसे भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। इसमें पदार्थ गैसीय अवस्था में भी है, जब घुलनशील अवस्था में जाएगा तो लिक्विड स्टेट में भी है, और जब इसका संश्लेषण किस रूप में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में, तो सॉलिड स्टेट में भी है। तो एक बात ये भी स्पष्ट हो गया कि जो ये पदार्थ का चक्रीय प्रवाह हो रहा है वह ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही अवस्था में हो सकता है।